जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इससे पहले वाली लेक्चर में मैंने आपको बैंकिंग के बारे में कुछ टर्म्स बता दिए थे, यानी कि बैंकिंग के बारे में थोड़ा आपको बता दिया था, उसका थोड़ा आपको रिवीजन करा देता हूँ। बैंकिंग के बारे में दोस्तों हमने जाना था कि बैंक और बैंकिंग में अंतर क्या होता है। बैंक और बैंकिंग में दोस्तों एक्चुअली में अंतर क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। बैंक एक तरीके की हमारी दोस्तों एक संस्था होती है और इस संस्था के द्वारा जो काम किए जाते हैं उसको हम बैंकिंग कहते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है दोस्तों, यानी कि बैंक की कार्यप्रणाली को हम बैंकिंग कहते हैं। और इसके फंक्शन में दोस्तों, फंक्शन के बारे में बात करते हैं, अगर हम बैंक के क्या-क्या कार्य होते हैं, क्या-क्या काम करती है, तो ये आपका पहला काम करती है कि ये जमा स्वीकार करती है, यानी कि किसी के जो भी रुपए जमा करने होते हैं वो रुपए जमा कर सकता है, यानी फिक्स डिपॉजिट कर सकता है। और भी दोस्तों कई सारी स्कीम है, वो भी यानी कि रुपए जमा कर सकते हो आप यहाँ पर जाकर बैंक में। तो जिसके बदले आपको बैंक आपको इंटरेस्ट भी देती है दोस्तों। और दूसरा काम है जो यहाँ पर बैंक हमें लोन भी प्रोवाइड करती है, यानी कि ऋण उपलब्ध कराती है। और जब दोस्तों ये लोन उपलब्ध कराती है, ऋण यानी कि आप कह सकते हो जो ऋण उपलब्ध कराती है, उसके बदले में दोस्तों हमसे इंटरेस्ट लेती है, यानी कि यहाँ पर ब्याज लेगी और यहाँ पर आपकी ब्याज देती है। इस तरीके से दोस्तों इनके काम के बारे में जाना था और हमने कुछ हिस्ट्री भी देखी थी बैंकिंग की, क्या हिस्ट्री थी, सबसे पहले भारत में खुलने वाली पहली बैंक कौन सी थी, उसके बारे में बात की थी दोस्तों। जो भारत में पहली स्थापित बैंक थी उसका नाम था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसका क्या नाम था दोस्तों? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में कोलकाता में हुई थी। 1770 में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। एक ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सहयोगी कंपनी थी, एक पार्टनर कंपनी थी, जिसका नाम था अलेक्जेंड्रिया कंपनी। उस कंपनी के द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी 1770 में कोलकाता में। बाद में दोस्तों दोस्तों लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि अंग्रेज लूटपाट करने लगे थे, बहुत भयंकर बुरी तरीके से थे, जिसकी वजह से यह बैंक आपकी 1831 से लेकर 1832 में आकर यह बंद हो गई थी। फिर उसके बाद दोस्तों फिर उसके बाद फिर कुछ बैंकों का और कुछ बैंक और खुली थी, जैसे कि दोस्तों जहाँ पर अंग्रेज कब्जा करते गए थे, वहाँ पर आपका दोस्तों वहाँ पर गवर्नर को बैठाला जाता था। फिर गवर्नर जिस जगह पर बैठते थे उसको दोस्तों प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो गवर्नर बैठने की जगह को प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जिसके नाम पर ही दोस्तों बैंकों का भी स्थापना हुई, बैंकों की भी स्थापना हुई। तो इस तरीके से 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुई थी दोस्तों। पहली थी आपकी बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी 1806 में स्थापना हुई थी। और दूसरी थी बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना 1840 में हुई थी। और तीसरी जो बैंक थी बैंक ऑफ मद्रास, जिसकी स्थापना 1843 में हुई। लेकिन दोस्तों बाद में दोस्तों 1914 और 1918 के दौर पर जब भारत में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था, तो उसके दौरान दोस्तों यहाँ पर जब युद्ध होता है तो महंगाई बढ़ती है दोस्तों। तो जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ से बैंक में से रुपए निकालना स्टार्ट कर दिया था। फिर धीरे धीरे इन बैंकों की दोस्तों जो स्थिति थी वो खराब होने लगी थी। फिर बाद में 1921 में सरकार ने दोस्तों क्या किया कि इन तीनों बैंकों को मिला दिया। इन तीनों बैंक को 1921 में मिलाकर एक नाम दे दिया गया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना गया था। फिर नेक्स्ट दोस्तों फिर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को फिर बाद में जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, तो फिर भारत की सरकार ने फिर दोस्तों सोचा कि अब इस बैंक को अपने अंडर में ले लिया जाए। तो जब इस बैंक को अपने अंडर में ले लिया दोस्तों जुलाई 1955 में इसको अपने अंडर में ले लिया, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी कि आप कह सकते हो सरकार ने, जब सरकार के अधीन कोई चीज़ आ जाती है तो उसका मतलब होता है कि राष्ट्रीयकरण कर देना, यानी कि सरकार अपने अधीन किसी चीज़ को ले लेना। सरकार के द्वारा जो चीज़ दोस्तों ले ली जाती है, अपने अंडर में जो चलाई जाती है, उसको हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। फिर जब दोस्तों जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसके बाद इसका नाम पड़ गया एसबीआई। तो इस तरीके से दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में इतना सारा हमने ये डिस्कशन किया था। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं जो नेक्स्ट बैंक और भी खुली थी, नेक्स्ट बैंकों के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट बैंक कौन कौन सी थी दोस्तों? 1843 के बाद जो भारत में फिर नेक्स्ट जो बैंक खुली थी वो आपकी थी 1865 में। एक बैंक खुली थी जिसका नाम था इलाहाबाद बैंक। उत्तर प्रदेश प्रांत में दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश जो है
इसको दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंस उस टाइम पर कहा जाता था। तो उस टाइम पर दोस्तों 1865 में इलाहाबाद बैंक यहाँ पर खुलती है, इलाहाबाद बैंक उत्तर प्रदेश में। तो 1865 में दोस्तों इलाहाबाद बैंक खुली लेकिन दोस्तों इसका 2020 में, यानी कि इस 2020 में इसका इंडियन बैंक में इसको मर्ज कर दिया गया, इसको दोस्तों विलय कर दिया गया इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में। अब देखते होगे दोस्तों इलाहाबाद बैंक जो है वो आपकी इंडियन बैंक में मिल गई है। तो इस तरीके से दोस्तों दूसरी हमारी 1865 में इलाहाबाद बैंक खुली थी। फिर इसके बाद दोस्तों 1881 में बात करते हैं, 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक खोली गई थी। 1881 में दोस्तों अवध कॉमर्शियल बैंक खोली गई थी, जो कि आप कह सकते हो ये अवध का क्षेत्र, जैसे इसमें कानपुर, या आप कह सकते हो दोस्तों लखनऊ हो गया, फैजाबाद हो गया, अयोध्या, ये सभी के सभी आपके आपके गोंडा हो गया, ये सभी के सभी दोस्तों, ये सभी के सभी आपके अवध प्रांत में आते हैं। तो इसके नाम पर 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक खोली गई थी। अवध दोस्तों, अवध बैंक जो खोली गई थी ये आपके उत्तर प्रदेश फैजाबाद में खोली गई थी, और जिसका नाम अवध कॉमर्शियल बैंक था। दोस्तों अवध कॉमर्शियल बैंक के बारे में अगर बात करते हैं तो इस बैंक में जो मैनेजमेंट जो करते थे, यानी कि भारतीयों का सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैनेजमेंट संभाला करते थे, लेकिन इसमें जो पैसा रखा जाता था वो अंग्रेजों का था। यानी दोस्तों इससे पहले जितने भी बैंक थे उन पर सभी अंग्रेज संभाल रहे थे। लेकिन लेकिन दोस्तों अभी दोस्तों जो अवध कॉमर्शियल बैंक थी, यह आपकी भारतीयों के प्रबंधन में ये दोस्तों चलाई जाती थी, यानी कि भारतीयों का सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैनेजमेंट देखा करते थे। लेकिन इस बैंक में रुपए जो थे वो अंग्रेजों के थे। इस तरीके से ये भारतीय के प्रबंधन में संचालित प्रथम बैंक थी। ये दोस्तों ऐसी प्रथम पहली बैंक थी जो कि भारतीयों के द्वारा इसको चलाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों का ही पैसा था। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों, नेक्स्ट जो बैंक थी उसकी स्थापना 1894 में की गई थी। और अगर हम इसकी बारे में बात करते हैं दोस्तों, इसका नाम जो था वो था पीएनबी, इसको कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों 1894 में पंजाब नेशनल बैंक को खोला गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो लाहौर में था, लेकिन दोस्तों वर्तमान में न्यू दिल्ली है। दोस्तों बात करते हैं हम ये पंजाब नेशनल बैंक की। आप सभी जानते हो दोस्तों 1947 से पहले पाकिस्तान हमारे अपना अखंड भारत था, यानी कि भारत के साथ मिला हुआ था। तो उस टाइम पर दोस्तों उस टाइम पर जब वो पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर था वो आपका उस टाइम पर लाहौर में था। उस टाइम पर पाकिस्तान भी दोस्तों अपने भारत का ही भाग था, तो इसलिए पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर था पहले लाहौर था। लेकिन बाद में इस पंजाब बैंक का अभी जब भारत से जब ये पाकिस्तान अलग हो गया 1947 के बाद, तो इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया न्यू दिल्ली। और इसके जो पंजाब नेशनल बैंक के जो संस्थापक थे, यानी कि जिन्होंने इस बैंक की नींव डाली थी, जिन्होंने इसको बसाया था, वो थे आपके लाला लाजपत राय और एवं दयाल सिंह। दो दोस्तों ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिनके द्वारा यह बैंक की स्थापना की गई थी। इसलिए दोस्तों इसको प्रथम भारतीय बैंक कहा गया था, क्योंकि दोस्तों लाला लाजपत राय और दयाल सिंह ये दोनों व्यक्ति दोस्तों आपके भारतीय थे, और भारतीय व्यक्ति होने की वजह से दोस्तों इसको प्रथम भारतीय बैंक कहा गया था। क्योंकि दोस्तों भारतीयों द्वारा, यानी पीएनबी की स्थापना आपके भारतीयों द्वारा हुई। और लेकिन दोस्तों इसमें रुपए जो थे आपके अंग्रेजों के भी थे, भारतीयों के भी थे, लेकिन स्थापना भारतीयों के द्वारा हुई थी, इसलिए इसको प्रथम भारतीय बैंक कहते हैं। इससे पहले वाली जितनी भी बैंक थी वो सब अंग्रेज कर रहे थे, और ये भारतीय लोगों ने इसकी स्थापना की थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अब इससे अगली अगली इससे नेक्स्ट बैंक के बारे में देखते हैं। 1911 में दोस्तों एक बैंक की स्थापना हुई, जिसको कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। और अगर हम दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यह प्रथम स्वदेशी बैंक थी। स्वदेशी बैंक का मतलब दोस्तों क्या है यहाँ पर, यह सीबीआई, यानी कि आप कह सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो थी सीबीआई में, यहाँ पर पैसा भी दोस्तों भारतीयों का था। यहाँ पर हमारे जो भारतीय लोग हैं इनका पैसा भी यहाँ पर था, और इसकी स्थापना जो की थी वो आपकी भारतीयों ने ही की थी। पैसा भी यहाँ पर दोस्तों भारतीयों का था, और इसकी स्थापना जो की थी वो आपकी भारतीयों ने ही की थी। भारतीय व्यक्ति जो थे दोस्तों इन्होंने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसको प्रथम स्वदेशी बैंक कहते हैं, यानी कि अपने देश की प्रथम बैंक जो थी
वो आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थी। यह सभी दोस्तों आपको पॉइंट सभी के सभी समझ में आ रहे होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आगे क्या हुआ कि जब दोस्तों अब हमारे देश में बहुत सारी बैंकें स्टार्ट हो गई थी। हमारे दोस्तों भारत में बहुत सारी बैंकें चल रही थी। मैंने आपको बता दिया कि जब दोस्तों प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी और आपकी इस तरीके से कॉमर्शियल जो दोस्तों अवध कॉमर्शियल बैंक की भी स्थापना हुई और आपकी दोस्तों इलाहाबाद बैंक की स्थापना, इस तरीके के दोस्तों ये बहुत सारी बैंकें हमारे भारत में खुल गई थी। और लेकिन दोस्तों इन बैंकों के लिए दोस्तों कोई भी मेन सेंट्रल बैंक नहीं थी। ये बैंक अपने 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 नियम लागू करते थे, अपनी अपनी ही दोस्तों ये करेंसी लागू कर चलाते थे, अपने नियम चलाते थे। इसलिए दोस्तों इन सभी बैंकों को चलाने के लिए कोई कोई सेंट्रल बैंक नहीं थी दोस्तों। उस टाइम पर कोई सेंट्रल बैंक नहीं थी। तो ये जो बैंक जितनी बैंकें थी आपकी दोस्तों ये अपने उस टाइम पर ये अपने अपनी करेंसी चलाते थे, अपने अपने मन की करेंसी चलाते थे। यानी आप कह सकते हो जब आपकी ये ये जितने भी दोस्तों हमारे देश में जितने भी ये बैंकें काम कर रही थी, इन पर किसी किसी का भी कंट्रोल नहीं था। किसी का भी दोस्तों कंट्रोल नहीं था। इसलिए इसलिए सोचा गया दोस्तों भारतीयों के द्वारा, यानी कि उस टाइम के जो व्यक्तियों के द्वारा, कि आपके इन बैंकों को चलाने के लिए कोई ना कोई एक मेन बैंक होनी चाहिए, एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए। तो सेंट्रल बैंक के रूप में दोस्तों आपकी आरबीआई की स्थापना की गई थी और आपकी सेंट्रल बैंक के लिए दोस्तों एक आयोग बनाया गया था। अब बात करते हैं हम दोस्तों आरबीआई, यानी कि जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, और इसी को दोस्तों केंद्रीय बैंक या हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। जैसे दोस्तों ये हमारी जो भी जितनी भी प्रेसिडेंसी जो बैंकें थी, तीनों जो बैंकें थी, प्रेसिडेंसी जो बैंकें थी, ये अपने अपने नोट जारी करती थी। ये दोस्तों अपने अपने नोट जारी करती थी और अलग अलग दोस्तों अलग अलग इनके नोट हुआ करते थे। और भी बैंकें थी दोस्तों, उनके भी अलग अलग नोट हुआ करते थे। इस तरीके से दोस्तों इन कोई भी किसी का ये नियम कानून फॉलो नहीं करते थे। और उस आप अभी आप देख सकते हो दोस्तों, अभी फिलहाल में तो अभी एक ही तरह के नोट चलते हैं पूरे भारत में। लेकिन दोस्तों उस टाइम पर पूरे भारत में एक से नोट नहीं चलते थे। और इम्पीरियल बैंक थी दोस्तों, इसने भी अपनी करेंसी चालू कर दी थी। इन तीनों का मर्ज करने के बाद इम्पीरियल बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इसने भी अपनी करेंसी चालू कर दी थी। तो उस टाइम ऐसी कोई संस्था नहीं थी कि दोस्तों इन बैंकों पर किसी का कंट्रोल हो सके। तो इन बैंकों पर कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हमें एक सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई थी। तो वही सेंट्रल बैंक आपकी दोस्तों आरबीआई है। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और इसके लिए दोस्तों यह आपकी एक सेंट्रल बैंक थी। ये आपकी बैंक है इसके आसपास की, और ये दोस्तों आपकी सेंट्रल बैंक है। यानी इसके ये बेटे हैं सभी दोस्तों, ये इधर की ये बैंकें जो हैं दोस्तों, ये सभी इसके बेटे हैं और ये इसका बाप है, यानी कि आरबीआई इसके पिताजी हैं। तो ये जितनी भी बैंक है दोस्तों, वो सभी के सभी अब आरबीआई के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। तो आरबीआई के लिए दोस्तों, आरबीआई जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसके लिए एक आयोग बनाया गया था। इसके लिए एक दोस्तों आयोग बनाया गया था जिसकी रिपोर्ट आई थी, और उसकी सलाह पर ही दोस्तों आपकी आरबीआई की स्थापना की गई थी। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं आरबीआई के लिए कि कौन सा आयोग बनाया गया था, आरबीआई के लिए जो आयोग बनाया गया था जिसका नाम था दोस्तों हिल्टन यंग कमीशन, जिसको दोस्तों हिल्टन यंग आयोग कहा जाता था। इसकी आपकी स्थापना हुई, यानी कि एक आयोग बना, ये 1926 में आरबीआई की स्थापना के लिए हिल्टन यंग कमीशन आयोग बना दोस्तों, जिसे हम रॉयल कमीशन भी कहते हैं। और इसकी सलाह पर ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। और अगर हम दोस्तों स्थापना के लिए बात करते हैं, स्थापना के लिए आरबीआई की स्थापना के लिए एक एक्ट आया, आरबीआई एक्ट जिसे कहा जाता है। और यह एक्ट 1934 में आया था दोस्तों। पहला आरबीआई एक्ट आया 1934 में दोस्तों, ये आरबीआई एक्ट आया। और इसी एक्ट के आधार पर दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में आपकी आरबीआई की स्थापना हो गई। दोस्तों सबसे पहले 1926 में एक आयोग बना, आयोग का नाम था हिल्टन यंग कमीशन आयोग। और इसकी सलाह पर ही आपकी आरबीआई की स्थापना की गई थी। और क्योंकि दोस्तों यह आपकी केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो सभी बैंक को इसकी बात सभी बैंक जो है इसकी बात मानेंगी आरबीआई की। इस तरीके से दोस्तों इसकी स्थापना हो गई आपकी।
पहले आपकी स्थापना दोस्तों आपका हिल्टन यंग कमीशन आयोग की स्थापना की गई थी, और जिसे हम रॉयल कमीशन कहते हैं 1926 में। और इसकी सलाह पर ही दोस्तों, इसकी जब रिपोर्ट आई तो इसकी सलाह पर ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना के लिए ये आयोग बना था, और इस आयोग की सलाह पर दोस्तों जब जिसकी इसकी रिपोर्ट आई, तो इसकी सलाह के आधार पर दोस्तों आपकी आरबीआई एक्ट लाया गया 1934, और इसी के आधार पर 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना कर दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। ये दोस्तों आपका कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस कमीशन की यानी किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना पड़ेगा दोस्तों? हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन यह एक समिति थी दोस्तों, इसकी सिफारिश पर ही आपकी आरबीआई की स्थापना हुई, और इसका दूसरा नाम जो है वो रॉयल कमीशन है। उम्मीद करता हूँ आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय जो था, वो शुरुआत में दोस्तों 1935 से लेकर 37 तक कोलकाता था, लेकिन दोस्तों बाद में स्थानांतरित हुआ और फिर 1937 में इसको मुंबई लाया गया। तो अब वर्तमान में दोस्तों जो आरबीआई का जो दोस्तों हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। अब दोस्तों आरबीआई की स्थापना की आपकी आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात हो गई, अब हम आरबीआई की स्थापना की दोस्तों बात करते हैं। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी, और जब भारत उस टाइम पर दोस्तों आपकी भारत सरकार थी नहीं, तो इस टाइम पर आपका अंग्रेजों का ही कब्जा था, और अंग्रेजों का कब्जा था। तो दोस्तों आरबीआई प्रारंभ में आपकी प्राइवेट बैंक थी। प्रारंभ में दोस्तों ये आपकी प्राइवेट बैंक थी, और प्राइवेट बैंक थी दोस्तों इसलिए यहाँ पर प्राइवेट लोगों के शेयर लगते थे। इसमें दोस्तों प्राइवेट लोगों के शेयर लगते थे। शेयर का मतलब होता है दोस्तों, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, यानी यहाँ पर प्राइवेट लोगों का हिस्सा था इस बैंक में। तो जैसे अभी दोस्तों, आप कह सकते हो जो अडानी कंपनी है दोस्तों, या रिलायंस की जो कंपनी है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं दोस्तों, इसमें लोगों के पैसे लगे होते हैं। अब जो लोगों के जो पैसे लगे होते हैं दोस्तों, और इसी को आप कह सकते हो लोगों के जो शेयर शेयर इसमें होता है, हिस्सा जो होता है, उसी की वजह से दोस्तों ये कंपनी चलती है। तो इसी तरीके से दोस्तों उस टाइम पर दोस्तों ये आरबीआई प्राइवेट बैंक थी। इस प्राइवेट बैंक में लोगों के शेयर लगे थे। तो जब आरबीआई की जब स्थापना हुई थी दोस्तों, तो इस टाइम पर आपकी इसमें जो पूंजी लगी थी वो 5 करोड़ की पूंजी लगी थी। जब दोस्तों हमारा आरबीआई खोला गया था, तो 5 करोड़ रुपए लगाए गए थे, यानी पूंजी से इसकी शुरुआत हुई। और इसमें दोस्तों 5 करोड़ रुपए एक आदमी के नहीं थे, इसमें आपके दोस्तों 5 करोड़ रुपए जो ये लगे थे, इसमें आपके 5 लाख शेयर, इसमें दोस्तों 5 लाख शेयर थे, और एक एक शेयर की जो कीमत थी वो आपकी 100 रुपये थी। इस तरीके से दोस्तों 5 लाख शेयर थे, इसमें 5 लाख शेयरों से आपका आरबीआई की स्थापना हुई। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों, एक शेयर की जो कीमत थी वो आपकी 100 रुपये थी। 5 लाख शेयर में दोस्तों 5 लाख में इसको डिवाइड किया गया, और एक शेयर की जो कीमत थी वो 100 रुपये थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर हम दोस्तों बात करते हैं आरबीआई की, तो ये शुरुआत में है एक प्राइवेट बैंक थी, और लेकिन बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो आरबीआई को भारत सरकार के अधीन कर लिया गया। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 में। और दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था क्योंकि जब हम सभी जानते हैं दोस्तों, अ, भारत जो सरकार थी भारत सरकार जो थी दोस्तों, यह चाहती थी कि भारत सरकार चाहती थी कि हमारे देश का विकास हो। हमारे देश का दोस्तों विकास हो। देश का विकास कैसे हो जाएगा? जब यहाँ पर बैंकें जाएंगी, यहाँ पर पहुँचेंगी। और उस टाइम पर जो भारत देश था वो आपका 80% ऐसी आबादी थी, गांव वाली आबादी थी, यानी कि गांव के लोग यहाँ निवास करते थे। यानी कि दोस्तों जो 80% गाँव की आबादी थी, और यहाँ का विकास पहले करना चाहिए था। तो यहाँ पर आपकी प्राइवेट बैंकें जाती नहीं थी ज़्यादातर। तो इसलिए इसलिए इसको प्राइवेट बैंक, जो आरबीआई प्राइवेट बैंक थी, इसको अ, 1 जनवरी 1949 में इसको सरकार के अधीन लाया गया। और जिससे कि ये बैंक अब सरकार के अकॉर्डिंग चले, तो सरकार जब इनको गांव-गांव तक पहुंचाएगी, यहाँ से इन लोगों को यहाँ पर इन बैंकों को यहाँ पर लोन मुआयना कराएंगी,
और लोन यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगी, जिसकी वजह से इन गाँवों का विकास हो, और जिसकी वजह से दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्टार्टिंग में ये जो आपकी बैंक थी आरबीआई, स्टार्टिंग में दोस्तों आज़ादी के समय ये आपकी जो प्राइवेट बैंक थी, यह इसके बारे में बात करते हैं तो आपके पास इसके पास दोस्तों ज़्यादा नियम कानून ज़्यादा शक्तियाँ थी नहीं। आरबीआई के पास दोस्तों ज़्यादा शक्तियाँ यानी थी नहीं इसके पास, और इसलिए सरकार ने एक कानून पास किया जिसका नाम था बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट। यह दोस्तों बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 में आया, और जिसके तहत दोस्तों आरबीआई को पावर दी गई। आरबीआई को बहुत सारी पावर दी गई कि किस तरीके से इन बैंकों को चलाना है। जितनी आप सेंट्रल बैंक को और बहुत सारी बैंकों को, इन सभी देश में जितनी भी बैंक हैं, इनको किस तरीके से आपको चलाना है, और बहुत सारी पावर इसको दी गई थी दोस्तों। तो अगर हम दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, आरबीआई के जो गवर्नर हैं वर्तमान में दोस्तों वो 25 में शक्तिकांत दास, और चार डिप्टी गवर्नर हैं। पहले टी रविशंकर हैं, और दूसरे आपके महेश कुमार जैन हैं, तीसरे आपके डॉक्टर एमडी पत्रा हैं, और चौथे एम राजेश्वर राव हैं। ये आपके दोस्तों डिप्टी गवर्नर हैं। दोस्तों आरबीआई में 5 गवर्नर, एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये आरबीआई को हैंडल करते हैं। और अगर हम दोस्तों जब आरबीआई की स्थापना हुई तो इस टाइम पर अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की। तो इस टाइम पर दोस्तों भारत में जो प्रथम प्रथम अंग्रेज जो गवर्नर थे, फर्स्ट जो गवर्नर आरबीआई का था दोस्तों, वो आपके ऑसबर्न स्मिथ थे, जो कि आपके 1935 से लेकर 37 तक ये बने थे। फर्स्ट आरबीआई के गवर्नर जो थे वो ऑसबर्न स्मिथ थे, 1935 से 37 तक रहे थे। सेकंड थे आपके जेम्स टेलर, यह भी आपके 1937 से लेकर 43 यानी 6 वर्ष तक रहे थे। और तीसरे जो दोस्तों गवर्नर थे, यानी कि आप कह सकते हो ये आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के, यानी आप कह सकते हो कि भारतीय प्रथम गवर्नर थे, यानी प्रथम भारतीय गवर्नर थे। तो इनका नाम था सीडी देशमुख। यह आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे दोस्तों 1943 से 1949। आप कह सकते हो ये स्वतंत्र भारत के भी प्रथम थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, और ये आप कह सकते हो स्वतंत्र भारत के भी प्रथम भारतीय गवर्नर थे। अगर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आरबीआई जो आरबीआई अपना लेखा जोखा करता है, यानी कि आप कह सकते हो जैसे कि आरबीआई का जो लेखा जोखा होता है वो दोस्तों 1 अप्रैल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दोस्तों यह इसका लेखा का वर्ष होता है। आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है, लेखा जोखा का जो वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। जैसे वर्तमान में दोस्तों भारत की जो वित्तीय वर्ष होती है, उसे ही दोस्तों आप आरबीआई का लेखा वर्ष, वही आपकी आरबीआई का भी लेखा वर्ष होता है। जैसे वित्तीय वर्ष को जैसे निकालते हैं, फाइनेंशियल ईयर जो होती है दोस्तों, जहाँ बजट तैयार किया जाता है, इसी तरीके से आरबीआई का ये भी लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगर हम आरबीआई के सिंबल के बारे में बात करते हैं, इसका प्रतीक जो है वो आपका ताड़ का पेड़ है और बाघ, यानी कि रॉयल आपका कह सकते हो रॉयल बंगाल टाइगर। इस तरीके से ये दोस्तों आपका इसके प्रतीक हो जाएंगे। अगर आरबीआई के फंक्शन के बारे में बात करें, इसके कार्य के बारे में बात करते हैं, आरबीआई के कार्य क्या हैं। ये सबसे पहले तो दोस्तों आपके नोटों को जारी करता है, जो आप नोट जो यूज करते हो, जो प्रयोग करते हो मार्केट में जिससे सामान खरीदते हो, इन नोटों को, पहली बात तो ये नोटों को जारी करता है। और नोट दोस्तों जारी करने से पहले ये नोट आपके नोटों के बारे में बता देते हैं, और नोटों के बारे में बता देते हैं दोस्तों, नोट कहाँ कहाँ पर प्रिंट किए जाते हैं, नोट की प्रिंट कहाँ होती है। और आपके दोस्तों यह आपके कॉइन्स होते हैं, इनको भी जारी करता है। तो कॉइन्स कहाँ बनाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है, यहाँ पर आपके आरबीआई के अंदर जनता का कोई खाता नहीं होता है। जनता का खाता नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर सरकार का प्रतिनिधि करती है। सरकार का प्रतिनिधि ये आपका करती है आरबीआई। अगर हम दोस्तों नोट की प्रिंट के बारे में बात करते हैं कि नोटों की छपाई कहाँ होती है, इन 4 जगहों पर नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस है। यहाँ भारत में जहाँ पर नोट प्रिंट किए जाते हैं वो आपके दोस्तों पहला स्थान है देवास, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है।
दूसरा सालबोनी जो कि वेस्ट बंगाल में, और तीसरा नासिक जो कि महाराष्ट्र में, और चौथा मैसूर जो कि आपका कर्नाटक में। और दोस्तों जो आपके सिक्के जो बनते हैं, जहाँ पर दोस्तों सिक्के जो बनाए जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं। जो पहली टकसाल है वो आपकी मुंबई में, और दूसरी है जो नोएडा में दोस्तों, तीसरी है आपकी कोलकाता में, चौथी आपकी हैदराबाद में। यहाँ पर दोस्तों आपके सिक्के बनाए जाते हैं, यानी कि मुंबई में दोस्तों मुंबई टकसाल है, यहाँ आपके सिक्के बनते हैं। इस तरीके से दोस्तों इन चारों जगहों पर आपके सिक्के बनते हैं। अब दोस्तों जो नोट में जो पेपर यूज किया जाता है, नोट का जो पेपर होता है, नोट का जो पेपर बना होता है दोस्तों, नोट हो गए आपके, स्टाम्प पेपर हो गए, ये पेपर जो बने होते हैं इसका एक मील है दोस्तों। मील के बारे में बात करते हैं, ये मील कहाँ पर है दोस्तों, ये यहाँ से दोस्तों, ये सिक्योरिटी पेपर मील है, यहाँ से इसका कागज बनाया जाता है नोट का। और इस सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना 1967 से 1968 में की गई थी। और ये दोस्तों आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। ये आपका दोस्तों होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर आपको नोट नोट का जो कागज तथा स्टाम्प पेपर का उत्पादन किया जाता है, नोट का जो कागज होता है और आपका स्टाम्प का पेपर का जो कागज होता है, यहाँ पर उत्पादन किया जाता है नोट के कागज का और स्टाम्प पेपर का कागज का, इनका उत्पादन किया जाता है। अगर हम दोस्तों कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, आरबीआई में क्या होता है दोस्तों, 1 रुपये का जो नोट होता है और जो कॉइन्स होते हैं दोस्तों, इनको वित्त मंत्रालय यानी कि दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको जारी करता है। यानी कि दोस्तों 1 रुपये के नोट और आपके कॉइन्स ये वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। 1 रुपये पर दोस्तों, 1 रुपये से जो बड़े 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 सभी नोटों पर, 1 रुपये से जो जितने भी बड़े सभी नोट हैं उन पर आरबीआई, ये सभी के सभी आपके आरबीआई के अधीन आते हैं। इस पे दोस्तों ये आरबीआई जारी करता है 1 रुपये से बड़े सभी नोटों पर, सभी नोटों को। और इस पे 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो दोस्तों वित्त सचिव के होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं दोस्तों। और अगर हम दोस्तों वित्त सचिव की बात करते हैं, यहाँ पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं आपके 1 रुपये के नोट पर। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा 1 रुपये से जो बड़े नोट होते हैं, अगर दोस्तों 1 रुपये से बड़े जो नोट होते हैं उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो आपके आरबीआई गवर्नर के होते हैं। चाहे दोस्तों कोई भी आरबीआई गवर्नर हो, आए आरबीआई गवर्नर के इस पर संगना सिग्नेचर होते हैं। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों, जो अभी वर्तमान में अगर हम वित्त सचिव के बारे में बात करें तो वो आपके टीवी सोमनाथ हैं दोस्तों। ये आपके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ये अभी टीवी सोमनाथ है जिनका नाम। और अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अब इसके बारे में देखते हैं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम दोस्तों, एमआरएस क्या होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। इसको कहते हैं न्यूनतम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली इसको कहा जाता है। और इसमें दोस्तों क्या करते हैं कि आरबीआई जो होता है वो अपने पास कुछ ना कुछ रुपयों को अपने पास रिजर्व रिजर्व करके रखता है। जब दोस्तों कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत होती है जी, अपना आरबीआई जब रुपयों को जारी करता है मार्केट में, बाहर देश में, तो उसके लिए उससे पहले दोस्तों आरबीआई अपने पास कुछ रुपयों को संरक्षित करके रखता है। तो दोस्तों उसी को हम कहते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। यानी दोस्तों न्यूनतम, यानी आरबीआई जब नोट जारी कभी भी करेगा तो अपने पास न्यूनतम एक अमाउंट रखता है। और ये जो अमाउंट रखता है इसी को दोस्तों आप कह सकते हो कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम इसको कहा जाता है। दोस्तों आप जब मान के चलो, जो मिनिमम जो रिजर्व सिस्टम में जो जितने रुपए रखता है वो आपका आरबीआई 200 करोड़ रखता है। आरबीआई दोस्तों जब नोट जारी करने से पहले अपने पास 200 करोड़ रुपयों को रखेगा। यहाँ पर मार्केट में जब जारी कर देता है रुपयों को तो इससे पहले आपका आरबीआई 200 करोड़ रुपए अपने पास रखेगा। और यह 200 करोड़ इसका दोस्तों मिनिमम अमाउंट होता है, मिनिमम अमाउंट होता है इसका। अब दोस्तों 200 करोड़ किसके रूप में रखेगा, ये दो फॉर्मेट में रखता है। 115 करोड़ रुपयों को दोस्तों गोल्ड के रूप में रखता है, यानी कि सोना रखता है दोस्तों 115 करोड़ रुपए को, 115 करोड़ रुपए को दोस्तों गोल्ड के रूप में रखता है।
और 85 करोड़ को दोस्तों विदेशी मुद्रा के रूप में रखता है। इस तरीके से दोस्तों आपके 200 करोड़ रुपए मिनिमम अमाउंट हो जाता है। तो यह दोस्तों मिनिमम अमाउंट इसको रखना पड़ता है। आप देखते हो दोस्तों, जब आपने आप जब दोस्तों नोटों जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब दोस्तों नोट बदले गए थे, तो नए नोटों को जारी जब किया गया था, तो ये दोस्तों उस टाइम पर आरबीआई के पास इतना न्यूनतम अमाउंट था, इतना मिनिमम अमाउंट था। इसलिए दोस्तों नोट जारी भी किए गए, और जिससे दोस्तों आपकी मार्केट में भी दोस्तों मेंटेनेंस बनी रही थी। इसलिए दोस्तों आपका आरबीआई नोटों यानी कि रुपयों को एक एक मिनिमम अमाउंट आरबीआई अपने पास रखता है, जिससे कि मार्केट में कोई समस्या नहीं हो। अगर दोस्तों हमें नोट अगर कोई बंद करना है, तो उस नोट को बंद करने से पहले तो नोट बंद जब किया जाता है, तो फिर उसके लिए मार्केट में जो रुपए रखे हुए होते हैं उनको भी दोस्तों दे दिया जाता है। तो ये इसके पास पहुंच जाएंगे, तो फिर ये यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो जिससे कोई समस्या नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो समझ में आई हो। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।